में बहुत ड्रेनिंग काम है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खामोश लड़ाई की बात कर रहे हैं जो अक्सर लोग अपने दिमाग के अंदर अकेले लड़ते हैं। और इसके लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया सोर्स चुना है, राइट? हाँ, वही तो। आज का हमारा मुख्य विषय एक ऑडियो कहानी है जिसका नाम है कंट्रोल योर इमोशंस बिफोर दे कंट्रोल यू। और हमारा मिशन इस कहानी के मेन कैरेक्टर आरव के साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को बारीकी से समझना है। एग्जैक्टली। और इस प्रोसेस में हम स्पेसिफिकली ये अनपैक करेंगे कि बाहर से फिजिकली शांत दिखने और इमोशनली नंब यानी अंदर से सुन पड़ जाने में आखिर क्या फर्क होता है। गई क्योंकि मुझे लगा कि आज के दौर में हम सब कहीं ना कहीं आरव जैसे ही तो हैं। भीड़ में अकेले खड़े हैं और अंदर एक अजीब सा शोर भरा हुआ है। बिल्कुल। और इसका एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है हमारी मॉडर्न दुनिया। देखिए, आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं ना, वहाँ इन्फॉर्मेशन और डिजिटल नॉइज का एक लगातार तूफान चल रहा है। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में फीड हो रहा होता है। वही तो। इस कांस्टेंट ओवर स्टिमुलेशन का नतीजा ये निकला है कि हमारे दिमाग ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फीलिंग्स को प्रोसेस करना ही बंद कर दिया है। मतलब हमने बस महसूस करना ही छोड़ दिया। एग्जैक्टली। जो दुनिया शांति समझती है वो असल में एक इमोशनल पैरालिसिस बन चुका है। ये जो अपने इल्यूजन ऑफ काम की बात की, मुझे इस कहानी का सबसे स्ट्राइकिंग पार्ट यही लगा। आरव का जो शुरुआती बिहेवियर था वो हमें से बहुत लोगों से मैच करता है। हाँ, वो क्लासरूम वाला सीन जैसे। सही बात है। वो क्लासरूम का दृश्य जहां बाहर इतना शोर है, लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर आरव चुपचाप खिड़की के पास बैठा है। कोई उसे देखकर नहीं कह सकता कि उसके दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग का एक खतरनाक तूफान चल रहा है। और उसने खुद को इतना कंडीशन कर लिया है कि चोट लगने पर भी वो चुप ही रहता है, या गुस्सा आने पर बस एक झूठी मुस्कुराहट दे देता है। और हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी तो वैसा ही डिजाइन हो गया है ना। लोग किसी के ब्रेकडाउन को तभी नोटिस करते हैं जब वो प्रैक्टिकली शोर मचाए या रोए। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन खामोश लड़ाइयों को तो सब अनदेखा ही कर देते हैं जो किसी के दिमाग में चल रही होती है। मैं स्थिति को एक ऐसे प्रेशर कुकर से तुलना करके देख रही हूँ जिसमें से सीटी निकाल दी गई हो। अच्छा, मतलब अंदर दबाव बन रहा है। हाँ, बाहर से देखने पर लगता है कि सब एकदम शांत है, पर अंदर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और वो कभी भी फट सकता है। ये बहुत सही एनालॉजी दी है आपने। और कहानी में आरव के साथ एग्जैक्टली यही होता है। हाँ। उसका अपने दोस्त के साथ एक छोटे से गुस्से की वजह से झगड़ा हो जाता है और वो अचानक से उन चीजों को बोल देता है जो वो नहीं बोलना चाहता था। और फिर उसके बाद उसको आता है एक डीप गिल्ट यानी अपराध बोध। कहानी में एक लाइन थी जो मुझे बहुत पसंद आई कि अनियंत्रित भावनाएं बुरे इरादों से ज्यादा जल्दी चीजों को बर्बाद करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि आरव का इरादा अपने दोस्त को हर्ट करने का नहीं था, पर जब दिमाग की कैपेसिटी पूरी तरह से सप्रेस्ड इमोशन से भरी हुई हो तो कॉन्शियस प्रोसेसिंग पावर बचती ही नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है और मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी इस पर। हाँ, बताइए। अक्सर लोग ना इस नम होने को ही काम होना समझ लेते हैं। क्या हमारी सोसाइटी ने हमें अपनी भावनाओं को छुपाना एक सर्वाइवल स्किल के रूप में नहीं सिखा दिया है? ये सर्वाइवल मैकेनिज्म जरूर है, पर कॉग्निटिव साइंस के हिसाब से ये एक फ्लॉड अप्रोच है। नंबिंग कोई सिलेक्टिव प्रोसेस नहीं होती है। मतलब हम सिर्फ बुरे इमोशंस को नहीं दबा सकते। एग्जैक्टली। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दिमाग में सिर्फ दुख या गुस्से को नम कर दें और खुशी को नेचुरली फील करते रहें। जब आप एक इमोशन को दबाते हैं तो आप पूरे इमोशनल स्पेक्ट्रम को ही म्यूट कर देते हैं। ओह वाओ! इसलिए वो अंदर से खाली महसूस कर रहा था। हाँ, काम होना एक एक्टिव स्टेट है जहां आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। नम होना बस सेंसर को डिस्कनेक्ट कर देना है। और जब हम अपना सेंसर डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना, तब शुरू होता है एक नया फेज जिससे हम दिखावा करना कहते हैं, परफॉर्मिंग हैप्पीनेस। ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग फेज होता है। बिल्कुल। मुझे वो कॉलेज की सीढ़ियों वाला दृश्य याद आ रहा है जहां एक लड़की अकेली बैठी है, उसके चेहरे पर उदासी है, पर जैसे ही लोग पास आते हैं वो तुरंत मुस्कुराने लगती है। और लोगों के जाते ही वो मुस्कुराहट गायब हो जाती है। हाँ, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। फिर सोशल मीडिया पर देखिए, लोग अपने परफेक्ट रूटीन्स, जिम की प्रोग्रेस और खुशी के पल पोस्ट करते रहते हैं, पर सवाल यह है कि उनमें से कितने लोग रात को अकेले रोते हैं। और कहानी का वो कैफे वाला दृश्य भी इस चीज को परफेक्टली दिखाता है। दोस्तों के बीच टेबल पर जैसे ही खामोशी आती है, सब तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं। क्योंकि वो खामोशी सच्चाई दिखाती है, राइट? वही तो,
खामोशी इनटॉलरेबल हो गई है आजकल। हमने मॉडर्न दुनिया में आपस में बात करना तो सीख लिया है, पर कोई भी समझा हुआ महसूस नहीं कर रहा। हमने इस दिखावे को ही जीना समझ लिया है। मैं इस नाटक को ना एक ऐसी भारी कॉस्ट्यूम की तरह देखती हूँ जिसे पहनकर हम 24 घंटे एक मंच पर खड़े हैं, और इस कॉस्ट्यूम को उतारने की इजाजत हम खुद को नहीं देते। और उस वेट को कैरी करने में दिमाग डबल शिफ्ट्स लगा रहा होता है। वेट डबल शिफ्ट्स, मतलब एक अंदर का दर्द छुपाने के लिए और एक बाहर खुशी दिखाने के लिए। बिल्कुल, इसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अंदर से आप स्ट्रेस में हैं, पर बाहर फेशियल मसल्स को कमांड दे रहे हैं कि मुस्कुराते रहो। ये बहुत थका देने वाला प्रोसेस है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये लगातार दिखावा करना ही हमारी थकान का सबसे बड़ा कारण है? मतलब क्या हम अकेलेपन से ज्यादा उस अकेलेपन को छुपाने की कोशिश में थक जाते हैं? एग्जैक्टली, वही मेन पॉइंट है। हम एग्जॉस्टिंग फसाड मेंटेन करने में अपनी पूरी मेंटल एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। तभी आरव का वो मैसेज वाला सीन इतना पावरफुल लगता है। वो अपने पुराने दोस्त के साथ रात को लंबा चाट करता है और दोनों बिना किसी टॉक्सिक पॉजिटिविटी के अपनी थकान को स्वीकार करते हैं। हाँ, उस दोस्त ने वहां कोई अजीब एडवाइस नहीं दी, बस पूछा कि थके हुए हो ना? हाँ, और आरव ने एक्सेप्ट किया। वहां एक ऑब्जर्वेशन आती है कि हीलिंग तब शुरू होती है जब लोग अकेले तड़पना बंद कर देते हैं। लेकिन इस झूठी खुशी के नाटक को मेंटेन करने के लिए हमें लगातार एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है जो बताए कि हम ठीक हैं। और वहीं से हम टेक्नोलॉजी और एक्सटर्नल वैलिडेशन के जाल में फंसते हैं। वही तो, जैसे आरव सुबह आंख खुलते ही बिस्तर से उठने से पहले अपना फोन चेक करता है, किसी जानकारी के लिए नहीं, बल्कि इस वैलिडेशन के लिए कि किसी ने उसको नोटिस किया या नहीं। ये एक बिहेवियरल एडिक्शन है जिसे टेक कंपनीज बहुत अच्छे से समझती हैं। आरव ने एक्चुअली अपनी खुशी और सेल्फ वर्थ का रिमोट कंट्रोल अनजान लोगों के हाथ में दे दिया था। वो फोटो अपलोड करने के बाद लगातार स्क्रीन रिफ्रेश करना और उम्मीद से कम लाइक्स आने पर अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करना। आरव खुद कहता है कि स्क्रीन पर दिखने वाले किसी नंबर के पास मेरे ऊपर इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। पर प्रैक्टिकली उसने वो ताकत उस ऐप को दे दी है। हम इसको डोपामीन का चक्कर कहते हैं। ऐप्स को इंटेंशनली ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हमें अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स दें। जैसे वो कसिनो वाली स्लॉट मशीन होती है, राइट? हम अपने इमोशंस का कार्ड एक डिजिटल एटीएम में डालते हैं और मशीन तय करती है कि आज हम खुश होंगे या उदास। ये बहुत एप्ट एनालॉजी है और लोगों को लगता है कि आज की जनरेशन अहंकारी या नार्सिसिस्ट हो गई है, पर सच तो ये है कि लोग नार्सिसिस्ट नहीं है, वो इमोशनली स्टार्विंग है। उन्हें वैलिडेशन की भूख है। बिल्कुल, उनको लगता है कि दर्शकों के बिना, ऑडियंस के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पर यहाँ मैं एक छोटा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट देना चाहूंगी। जी देखिए, हम आखिरकार एक सामाजिक प्राणी हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं ना। हाँ, एक इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से हम वैसे ही हैं। तो क्या दूसरों से अप्रूवल चाहना या उनसे कनेक्ट होना पूरी तरह से गलत है, या फिर असली प्रॉब्लम इसकी फ्रीक्वेंसी और मॉडर्न स्केल में है? आपने बिल्कुल सही डिफरेंशिएट किया है इसको। वैलिडेशन चाहना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी की है। पहले हम सिर्फ अपने क्लोज परिवार या दोस्तों से वैलिडेशन लेते थे। आज एक इंसान दिन में 50 बार हजारों अनजान लोगों से अटेंशन मांग रहा है, जिनका उसकी रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। और जब हमें अटेंशन नहीं मिलती तो वो अस्तित्व खत्म होने का डर आता है। जैसे आरव ने कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन गायब होने का एक्सपेरिमेंट किया, और उस गायब होने पर उसे शांति नहीं मिली शुरू में। हाँ, उसको डर लगने लगा कि क्या किसी ने मेरे गायब होने को एक्चुअली नोटिस भी किया। ये जो डर था वो खामोशी का नहीं था, बल्कि अदृश्य यानी इनविजिबल हो जाने का डर था। और ये डर इस बात का क्लियर सिम्टम है कि हम तब तक अपने वजूद पर यकीन नहीं करते जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स हमें वैलिडेट ना करे। आंतरिक शांति तभी आती है जब हमारा आत्मसम्मान इस एक्सटर्नल अटेंशन पर निर्भर करना बंद कर देता है। और जब आरव को आखिरकार समझ आया कि बाहरी दुनिया का शोर उसे शांति नहीं दे सकता, तब उसने उस एक चीज का सामना किया जिससे वो इतने वक्त से भाग रहा था। वही सच्ची भावनात्मक शक्ति की शुरुआत होती है, जहां वो खामोशी में बैठता है। हाँ, हम उसी सेक्शन पर आते हैं। खामोशी की ताकत, भावनाओं से भागने के बजाय उनका सामना करना। मुझे वो बुक स्टोर वाला सीन बहुत डीप लगा, जहां वो उस बूढ़े आदमी से बात करता है। सही बात है। वो बूढ़ा आदमी आरव को एक ऐसी सलाह देता है जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो कहता है कि भावनाओं को दबाकर उन्हें कंट्रोल नहीं किया जाता, उन्हें समझकर कंट्रोल किया जाता है।
ये लाइन एक बेसिक साइकोलॉजिकल ट्रूथ को हाईलाइट करती है। हम सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस का यूज करके सिम्टम्स को दबा रहे हैं, पर हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम डिस्ट्रैक्ट होना बंद करके अपने अंदर के सच को सुनते हैं। और उसके बाद आरव पहली बार बिना किसी फोन और बिना किसी म्यूजिक के अकेले बैठता है। मैं इस फीलिंग को ना एक ऐसे डार्क कमरे की तरह महसूस करती हूँ जहां आपने अचानक बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया हो, और शुरुआती खामोशी बहुत डरावनी लगती है। बिल्कुल, इनिशियल स्टेज में बहुत ओवरवेलमिंग होता है। जैसे ही आरव अकेला बैठा तो पुरानी यादें, गुस्सा और डर उभरने लगे। तो उस शुरुआती डर और अकेलेपन की लहर को आखिर बर्दाश्त कैसे किया जाए? क्योंकि पहला इंस्टिंक्ट तो यही होता है ना कि तुरंत फोन उठा लो या टीवी चला दो। यही तो ट्रिक है। जब आप फिजिकली वहां रुके रहते हैं, बिना भागे और बिना रिएक्ट किए उन इमोशंस को आने देते हैं, तो धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को समझ आ जाता है कि कोई एक्चुअल खतरा नहीं है। आरव ने जब उन फीलिंग से भागना बंद किया तो उस गुस्से और डर ने अपनी ताकत खो दी। मतलब हम भावनाओं को एक तरह से मेहमानों की तरह देख सकते हैं, जो तब तक दरवाजा पीटते रहते हैं जब तक आप उन्हें अंदर आके बैठने का मौका नहीं देते। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। भावनाएं हमारी सेवक हैं, मालिक नहीं। और असली शांति तब नहीं आती जब बाहर की दुनिया ठीक होती है, बल्कि तब आती है जब हम अंदर की आवाजों को बिना डरे सुनते हैं। और इस बदलाव के लिए आरव को कोई पहाड़ पर नहीं जाना पड़ा। उसने बस अपनी छोटी आदतों में बदलाव किया। कुछ देर चुप रहना, उदास होने पर फोन उठाने के बजाय लिखना शुरू करना, और ओवरथिंकिंग आने पर बस वॉक पर जाना। ये बहुत ही एक्शनेबल पॉइंट्स हैं। और इन्हीं छोटी आदतों से आरव को समझ आया कि भावनात्मक शक्ति का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। तो असली मतलब क्या है? असली मतलब है कि लाइफ के हर इमोशन को महसूस करना, लेकिन उनके अंदर पूरी तरह डूब कर अपनी आइडेंटिटी को न खोना। वाओ, ये तो सच में काफी लिबरेटिंग थॉट है। हमारे डीप डाइव के एंड की तरफ आते हुए मैं कहानी के आखिरी दृश्य पर जाना चाहूंगी। वो रात वाला सीन ना? हाँ, जहां आरव एक सर्दी की रात में छत पर अकेला खड़ा है। नीचे बारिश और भीगी हुई सड़कें हैं। जिंदगी अभी भी परफेक्ट नहीं है और बुरे दिन अभी भी आते हैं। एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ, बल्कि लगातार छोटे छोटे फैसलों ने उसकी पूरी रियलिटी बदल दी। अब उसे अपने ही दिमाग से भागने के लिए फोन की जरूरत नहीं पड़ती। शांति बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने से नहीं मिलती, बल्कि आंतरिक दुनिया को मैनेज करने से आती है। और हमारे सुनने वालों के लिए भी यही सबसे बड़ा मैसेज है। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब उस भारी कॉस्ट्यूम को पहनकर रखना या दर्द छुपाना नहीं है। सही बात है। रिकवरी तब तक शुरू नहीं होगी जब तक हम डिस्ट्रैक्शन के बिना पूरी सच्चाई का सामना करना नहीं सीखेंगे। ये आई एम फाइन वाला नाटक बंद करना होगा। स्वीकृति ही आगे बढ़ने का अकेला रास्ता है। और जब आप अपनी मेंटल खामोशी के साथ कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, वहीं से असली रिकवरी स्टार्ट होती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को हम अपने सुनने वालों को एक विचारोत्तेजक प्रश्न, एक चैलेंज के साथ खत्म करना चाहते हैं। जरूर पूछिए। अगर आज रात हमारे सुनने वाले सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने आसपास के सभी स्क्रीन्स, नोटिफिकेशंस और हर तरह के डिजिटल शोर को बंद कर दें, तो उस अकेलेपन और खामोशी में उन्हें अपने ही अंदर ऐसी कौन सी आवाज सुनाई देगी जिसे उन्होंने सालों से दबा कर रखा है? ये वाकई एक पावरफुल सवाल है ना? हाँ। उस आवाज में हमारा सच्चा वजूद छुपा हो सकता है। उसे ध्यान से सुनिए और उससे भागिए मत। आज के लिए बस इतना ही।